हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा एंड आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2025 में आपके नीट की प्रिपरेशन के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो 2024 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं एंड हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं गेट से रिलेटेड है। तो पहले मैं क्वेश्चन को करने से पहले एक बार आपको गेट रिवाइज करा देती हूँ। हमारे पास 3 टाइप के गेट्स थे। कौन कौन से? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। एंड गेट का काम क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। और गेट का काम प्लस करना एंड नॉट गेट का काम क्या होता है? रिवर्स करना। तो अब हम अपने क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। ए लॉजिक सर्किट प्रोवाइड दी आउटपुट y एज पर दी फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। तो आप लोग ट्रुथ टेबल को देख सकते हो। हमारे पास यहाँ पर ट्रुथ टेबल में 2 इनपुट्स गिवन है, इनपुट A, इनपुट B एंड Y हमारे पास आउटपुट है। अब मुझसे कह रहा है कि जो आउटपुट Y है वो इन 4 में से कौन से एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करने वाला है। तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले जिसमें आपको ये सॉल्व करने पर अपना आंसर मिलेगा, राइट। यहाँ पर मैं इससे तो सॉल्व नहीं कर सकती ना कि मैं अपने आउटपुट क्रिएट कर सकूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा? MCQ से आंसर चेक करना है। तो जब भी आपको अपना MCQ से आंसर चेक करना है ना, तो आप सबसे पहले जो एकदम सिंपलेस्ट टर्म होती है ना उन्हें सॉल्व कर लिया करो। इससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। आप देखो मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है, पहले मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A का रिवर्स करना पड़ेगा, देन ऐड करना पड़ेगा। तो हम बड़े एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से पहले अपने छोटे एक्सप्रेशंस को चेक कर लेंगे। अगर उनमें से कोई हमारा आंसर नहीं होगा तब हम बड़े वाले को बाद में चेक करेंगे, ठीक है। मे बी छोटे वाले से आंसर आ जाए तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने 4th ऑप्शन को चेक करूंगी क्योंकि ये तो मैं सीधा सीधा चेक कर सकती हूँ। ये कह रहा है कि मेरा जो आउटपुट है ना वो मेरा B वाला इनपुट होना चाहिए। तो लेट्स चेक। B मैंने 0 इनपुट दिया था पर आउटपुट मुझे 1 मिल रहा है, तो यहीं से पता चल गया कि हमारा जो आउटपुट है वो B नहीं है। अब आपके 3rd ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, इट्स B बार। आप लोगों को याद होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार। बार का क्या मतलब होता है? जो भी हमने इनपुट दिया है उसका रिवर्स कर दो, जो कि नॉट गेट करता है, राइट। तो लेट्स चेक। मैंने इनपुट 0 दिया, इसका रिवर्स 1 है, राइट। 1 इनपुट दिया, उसका रिवर्स 0 है, राइट। 0 इनपुट दिया, उसका रिवर्स 1 होता है, राइट। 1 इनपुट दिया और उसका रिवर्स 0 होता है, राइट। तो ऑप्शन 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 है। आप देख रहे हो मैंने पहले सिंपल MCQ चेक किए थे जिससे मुझे आंसर मिल गया। दैट्स वाई मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अगर हमें MCQ से अपना आंसर फाइंड करना है तो आप लोग पहले सिंपल वाले ऑप्शंस को चेक कर लेना एंड आफ्टर दैट आप अपना नेक्स्ट, अगर इजी से ना आए तो हार्ड वाले एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। ए व्हील ऑफ ब्लॉक कार्ट इज रोलिंग ऑन लेवल रोड। आप लोग वैसे भी डायग्राम में देख सकते हो कि व्हील है एंड ये प्योरली रोलिंग मोशन है, ठीक है। प्योरली रोलिंग मोशन आप लोग अच्छे से कर लेना, उसकी सारी केस भी कर लेना, ठीक है। इट इज इफ इट्स लीनियर स्पीड इज v इन द डायरेक्शन शोन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। पॉइंट P मूव्स स्लोअर देन Q। देखिए P आपका टॉप वाला है, राइट। जो मेरे पास P पॉइंट है वो टॉप है, राइट। चलिए एंड Q जो मेरा पॉइंट है वो लोअर पॉइंट है। अब प्योरली रोलिंग मोशन ये है, क्वेश्चन में कहा है रोलिंग मोशन है, और हम लोगों ने रोलिंग मोशन में कंडीशन पढ़ी थी कि मेरा जो टॉप वाला पॉइंट होता है ना उसकी स्पीड सबसे फास्ट होती है, राइट। वो सबसे तेज स्पीड से चलता है, और जो मेरे पास नीचे वाला होता है ना उसकी स्पीड स्लोएस्ट होती है एंड प्योरली रोलिंग अगर मोशन होगा तो ये एग्जैक्ट 0 होगा। बट यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन में कहा है रोलिंग मोशन है, ठीक है। तो P एकदम फास्ट होगा और Q एकदम स्लो होगा। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है। P पॉइंट मूव स्लोअर देन Q, गलत। पॉइंट P मूव फास्टर देन Q, राइट। बोथ द पॉइंट P एंड Q मूव विद इक्वल स्पीड, पॉइंट P हैज 0 स्पीड, राइट। हमारा टॉप पॉइंट फास्टेस्ट होगा और जो हमारा नीचे वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा? स्लोएस्ट होगा, ठीक। रोलिंग मोशन की सारी कंडीशंस आप भी प्रिपेयर कर लेना, इनकी स्पीड निकालने का फॉर्मूला भी लर्न कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे एग्जाम में
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पर सॉल्व हो जाते हैं। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इन दी फॉलोइंग सर्किट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। आप लोग देखो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन हर बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, 24, 23, 22 सब में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा ही गया है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का टॉपिक तो आप लोग अच्छे से कर ही लेना, क्योंकि मुझे बिलीव है कि इस बार जो पेपर आएगा उसमें भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। एंड नीट में ये बहुत ज़्यादा हार्ड आता नहीं है, जनरली व्हीटस्टोन ब्रिज से होता है या फिर एक लेडर वाला सर्किट बना होता है। अभी मेरे को दिख रहा है कि ये कौन सा है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, राइट। अब आप लोग बोलेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज दिख नहीं रहा है, तो एक बार देख लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन कैसे रहा है। चलिए देखिए, अगर आप लोगों को याद होगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्क्वायर शेप में होता है, राइट। डायगोनल में एक कैपेसिटर लगा होगा और यहाँ पर हमारी बैटरी कनेक्ट होती है, ऐसे ही होता है ना। फिर एक कैपेसिटर इधर, एक कैपेसिटर इधर, एक कैपेसिटर इधर, एक कैपेसिटर इधर। अब आप लोग देखो, ये मेरा ए टर्मिनल है, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर इससे कनेक्ट है। देखो ये मैंने अपना ए टर्मिनल बना दिया, ये 2 और ये 2 वाला यहाँ पे कनेक्ट है। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये मेरा बी टर्मिनल है, इस बी टर्मिनल से ये कैपेसिटर्स कनेक्ट है। तो ये मेरा बी टर्मिनल है, इस बी टर्मिनल से 2 और 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर कनेक्ट है। अब आप लोग देखो, ये बीच वाला कैपेसिटर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट हो गया, राइट। कोई दिक्कत है क्या? अब जब भी हमें व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करना होता है तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि क्या हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। अब आप लोगों को बैलेंस कंडीशन तो याद होगी ना, व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या होती है, P/Q, राइट। ये मेरा P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या कहती है, P/R = Q/S होना चाहिए। P भी 2 है, R भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये तो बैलेंस कंडीशन में है। एंड व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस कंडीशन में होता है तो बीच में जो कैपेसिटर आएगा उसका कोई रोल नहीं रह जाएगा, ठीक है। जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आए तो प्लीज़ सबसे पहले उसके बैलेंस कंडीशन को चेक कर लेना, क्योंकि बैलेंस कंडीशन अगर है तो बीच वाले कैपेसिटर का कोई रोल नहीं होगा। तो अगर अब मैं इसको सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा, क्योंकि बीच वाला कैपेसिटर तो काम ही नहीं करेगा। ये मेरा टर्मिनल ए है एंड ये मेरा टर्मिनल बी है। अब ये दोनों कौन से कनेक्शन में है, सीरीज कनेक्शन में। ये दोनों कौन से कनेक्शन में, सीरीज में। और फिर इन दोनों को हम कौन से कनेक्शन में जोड़ देंगे, पैरेलल कनेक्शन में, राइट। कैपेसिटर के अंदर सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 + 1/C2। तो 1/2 + 1/2 कितना आएगा, 1 माइक्रोफैरड ऊपर वाले का आ जाएगा, इन दोनों का सीरीज कनेक्शन 1 माइक्रोफैरड, इन दोनों का भी फिर सीरीज कनेक्शन कितना आएगा, 1 माइक्रोफैरड आएगा। एंड पैरेलल का फॉर्मूला C1 + C2, तो 1 + 1 2 माइक्रोफैरड। तो अब आप अपना ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन 1 है 2 माइक्रोफैरड। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, फर्स्ट। क्लियर हो गया ना। आप लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, लेडर वाले एंड आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय 2t-1। मुझे डिस्प्लेसमेंट दी गई है इन टर्म्स ऑफ t। अब हम लोग जब भी चैप्टर पढ़ते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन तो हम लोग एक ही बात डिस्कस करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर टाइम की फॉर्म में दी हो तो या तो वहाँ पर इंटीग्रेशन होगा या फिर वहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा। अब क्या होगा वो हमारा क्वेश्चन डिसाइड करेगा, पर क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे समझ आ गया कि डिस्प्लेसमेंट टी की टर्म में है। तो आप लोग बात याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन तीनों में से कोई भी अगर टी की फॉर्म में दिया हुआ है तो 100% डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन होने वाला है। तो मैं डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। एक मिनट, चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को किसकी टर्म में ले लेते हैं, x। तो
तो x मुझे क्वेश्चन में कितना दिया है 2t-1, राइट। चलिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, ओके, मुझे क्वेश्चन में फोर्स दिया गया है 5 न्यूटन, द वैल्यू ऑफ इंस्टेंट पावर, मुझसे क्वेश्चन में पावर पूछा गया है। पावर का फॉर्मूला फोर्स एंड किसकी टर्म में डिस्प्लेसमेंट, तो पावर का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट की टर्म में तो नहीं होता है, बट आप लोगों को याद होगा पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, राइट। एंड डिस्प्लेसमेंट इसीलिए दिया गया था, आप लोगों को याद होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है dx/dt। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा। फोर्स क्वेश्चन में दिया था, मल्टीप्लाई करेंगे पावर मिल जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए जल्दी से डिफरेंशिएट करते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट को, जो है 2t-1। सबको डिफरेंशिएशन तो आता ही है, 2 एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन 1 एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो मुझे यहाँ से वेलोसिटी कितना मिल गया 2, फोर्स मेरे पास कितना था 5, तो 5 × 2 = 10, पावर की यूनिट वॉट, तो आंसर कितना आएगा 10 वॉट। क्लियर हो गया, समझ आ गया ना क्वेश्चन। तो देखो मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ नीट का एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड होता नहीं है, आप लोगों को जस्ट फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके 1-2 स्टेप सॉल्व करने पर हमारा जर्नली सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, एक एजर्शन है एक रीज़न है। अब ऑब्वियसली इनमें से कोई एक ठीक होगा या हो सकता है दोनों ठीक हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। एक बार रीड कर लेते हैं। द पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट at 2 meter distance from the center of dipole moment vector p of magnitude 4 × 10⁻⁻6 coulomb meter is 0 ± 9 × 10⁻³ volt। मुझे एक डाइपोल दिया गया है, ठीक है। जल्दी से पहले डाइपोल को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। चलिए क्या करना है, एक डाइपोल ड्रॉ करना है। आप लोगों को याद है ना डाइपोल क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। ये मेरा डाइपोल है। अब क्वेश्चन में कहा था एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट क्या होता है, जो डाइपोल के एक्सिस पर होता है। ये मेरा डाइपोल है तो ये मेरा डाइपोल का एक्सिस होगा। तो अगर एक्सिस के किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं एक्सियल पॉइंट। अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पर बात किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, राइट। तो अभी मुझसे क्वेश्चन में क्या कहा है, मुझसे क्वेश्चन में कहा है कि पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये मेरे डाइपोल का सेंटर ले लेते हैं, ये ए है ये बी है ये सेंटर है। सेंटर से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो मुझे दिया गया है दैट इज 4 × 10⁻⁻6, ये मेरा पोटेंशियल है। एक बार रीजन भी रीड कर लेते हैं। 2p/4πε0 r²। आर डिस्टेंस है एक्सियल पॉइंट पर जो 2 मीटर है सेंटर से। क्या ये सही है, जल्दी बताओ क्या ये सही है। आप लोग v का फॉर्मूला क्या लिखते हो 1/4πε0, राइट। फिर हम लोग क्या लिखते हैं 2p cos θ/r², राइट और रॉन्ग। अब आप लोग देखो, अब मेरा पॉइंट इस साइड भी हो सकता है, मेरा पॉइंट इस साइड भी हो सकता है, राइट। हमारा पॉइंट इस साइड भी हो सकता है, हमारा पॉइंट इस साइड भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 डिग्री भी हो सकती है और वो 180 डिग्री भी हो सकती है। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होगी +1 एंड cos 180 की वैल्यू कितनी होगी -1, राइट। तो यहाँ पर मुझे बोला है +- 9 × 10⁻3, ये तो बात सही है। एक बार आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप लोग वैल्यू पुट करेंगे ना, हमें क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, तो कितनी वैल्यू आएगी 9 × 10⁻3 वोल्ट ही आएगी। बट यहाँ पर बोला है कि एक्सियल पॉइंट के लिए फॉर्मूला ये है, तो गलत है ना, यहाँ पर cos θ आना चाहिए था। तो आप लोगों का एजर्शन ट्रू है बट रीजन क्या है फॉल्स, तो ऑप्शन 3, ठीक है।
ये वैल्यू ज़रूर कैलकुलेट कर लीजिएगा 9 इंटू 10 की पावर 3। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। डाइपोल मोमेंट दिया है क्वेश्चन में, कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करेंगे तो 1, 180 पुट करेंगे तो -1। ठीक है, आर क्वेश्चन में कितना दिया था 2 मीटर। डन, क्लियर हो गया। चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2 bodies A and B of same mass undergo completely inelastic one dimensional collision। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कोलिजन से है। कोलिजन टॉपिक आप लोग अच्छे से कर लेना, हर ऑल्टरनेट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कोलिजन का क्वेश्चन आ जाता है। इलास्टिक, इनइलास्टिक, इनके स्पेशल केस के फॉर्मूले सब अच्छे से याद करके रखना ताकि आप एग्ज़ाम में सिर्फ वैल्यू पुट करके अपने टाइम को सेव कर सको। अभी यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है और दोनों इनइलास्टिक कोलिजन करेंगे। हमें पता है जब इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो दोनों बॉडी टकराने के बाद जुड़ जाती हैं। सही कह रही हूँ ना? इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एक बॉडी आती है, दूसरी बॉडी आती है, उनका कोलिजन इस तरह से होता है कि वो दोनों जुड़ जाती हैं। अब दोनों का मास इक्वल बोला है तो इसका मास मैंने m लिया, इसका मास भी m लिया और बाद में मेरा टोटल मास 2m हो जाएगा क्योंकि सिस्टम जुड़ जाएगा। द बॉडी A मूव्स विद वेलोसिटी v1 वाई बॉडी B इज एट रेस्ट, तो इसका जो वेलोसिटी है वो 0 है। द वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज v2। ओके, टकराने के बाद पूरे सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है, v2 हो गई है। तो मुझे v1 रेशियो v2 निकालना है। अब हम लोगों को पता है कि चाहे इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। तो हम क्या करेंगे, टकराने से पहले मोमेंटम निकालेंगे, टकराने के बाद मोमेंटम निकालेंगे और दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो इसका मोमेंटम कितना होगा m इंटू v1, इसका मोमेंटम m इंटू 0, तो कितना हो जाएगा 0। बाद का मोमेंटम मास कितना है 2m एंड वेलोसिटी कितनी है v2। तो m v1 इज इक्वल्स टू 2m v2, m से m कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है v1 अपॉन v2, तो हमें चाहिए v1 अपॉन v2, राइट। ये जो v2 है इसे मैं अपॉन में लेकर आऊँगी तो इट बिकम 2 अपॉन 1, तो रेशियो कितना आ जाएगा 2:1, तो ऑप्शन 2। रेशियो वाले क्वेश्चन में ये ज़रूर चेक कर लेना कि मुझे v1 अपॉन v2 निकालना है या v2 अपॉन v1 निकालना है। जर्नली इस चीज़ में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। एक ऑप्शन 1:2 भी है, तो प्लीज़ उस बात का ध्यान रखिए हमें क्या निकालना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है एंड सॉल्व हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स तो बहुत ही सिंपल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, an unpolarized light। ओके, इट्स 8th क्वेश्चन। राइट, 7th क्वेश्चन। in a uniform magnetic field of, ओके, मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है 0.049 टेस्ला। ए मैग्नेटिक निडल परफॉर्म 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड। तो कितना ऑसिलेशन होता है, 2 ऑसिलेशन होता है 5 सेकेंड के अंदर। एज शोन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट मीन्स मुझे कैपिटल आई की वैल्यू दी गई है 9.8 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ निडल इज, मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू दी है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, मुझसे एक्स पूछा गया है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, मुझसे क्वेश्चन में कहा था 20 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड, तो मैं टाइम पीरियड निकाल दूँ। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन को करने में कितना टाइम लगा। तो आप लोग देखिए 20 ऑसिलेशन को करने के लिए 5 सेकेंड की रिक्वायरमेंट थी, तो एक ऑसिलेशन को करने के लिए कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी 5/20, राइट। तो इट बिकम 1/4, तो ये मुझे टाइम पीरियड मिल गया, राइट। व्हाट इज टाइम पीरियड, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा।
तो एक ऑसिलेशन को करने के लिए 1/4 सेकेंड लगेंगे। अब निडल है, राइट, निडल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑसिलेट कर रही है, तो इसका हमारे पास फॉर्मूला कितना था, T इज इक्वल्स टू 2π√I/m/b, राइट, क्लियर है ना। T की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1/4, पाई की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 22/7 अंडर रूट, क्या अंडर रूट, मूवमेंट आई की वैल्यू कितनी है मेरे पास 9.8 इंटू 10⁻⁻6, राइट, इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मैग्नेटिक मूवमेंट मुझे क्वेश्चन में कितना दिया था, x इंटू 10⁻⁻5, क्लियर है। अब मैग्नेटिक फील्ड मुझे क्वेश्चन में गिवन है 0.049, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अपने x की वैल्यू को, तो चलिए जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें सो दैट अंडर रूट को हम रिमूव कर सकें। तो 1/4 इज इक्वल्स टू 44/7। मैं अंडर रूट को ही सॉल्व कर लेती हूँ। 9.8 की वैल्यू अपॉन में 0.049 है, तो हम उसे आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। पहले तो मैं इस तरह से सॉल्व कर रही हूँ, प्लीज़ एक बार बोर्ड को देखिएगा ध्यान से। ये 10⁻⁻5 है, ऊपर जाकर वो प्लस हो जाएगा, तो -6 + 5 इट बिकम 10⁻⁻1, राइट। अब मेरे पास नीचे बचा x इंटू 0.049। अब आप लोग देखें, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 की मल्टीप्लाई होगी, और इधर से पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई होगी। 1/4 इज इक्वल्स टू 44/7 अंडर रूट। हम 98 को 2 इंटू 49 लिख सकते हैं, ठीक है। 10⁻⁻1 इंटू एक 0 से एक 0 कट कर देते हैं, 100/x इंटू 49, 49 से 49 को कैंसिल कर देंगे। अब 1/4 इज इक्वल्स टू 44/7 इंटू, यहाँ पर देखो 10⁻⁻1 इंटू 100 है, तो ये 10 आ जाएगा, तो मेरे को ऊपर कितना मिलेगा 20/x। मुझे लगता है अब हमें स्क्वायर कर देना चाहिए, अदरवाइज मुझे √20 की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो इट बिकम 1/16, 44 इंटू 44 अपॉन 7 7 ज़ा 49 इंटू 20/x। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी होगी 44 इंटू 44 इंटू 20 इंटू 16/49। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब आप लोग देखो, मैंने एक क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी है। हमें जो आंसर निकालना था ना, वो पाई की टर्म में निकालना था, और मैंने पाई की वैल्यू को पुट कर दिया 22/7। तो आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक बार MCQ का आंसर चेक कर लेना। हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट ही नहीं करनी चाहिए थी। चलिए अभी मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ। मेरे पास पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ना, 7 का स्क्वायर है। इधर से अगर मैं 2 को हटा दूँ, है ना, इट्स 2 इंटू 22, ये भी कितना होगा 2 इंटू 22 इंटू 20 इंटू 16। तब आप लोग देखो, ये 22 और ये 22 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 22/7 का स्क्वायर मैं सेपरेट कर देती हूँ। 2 2 ज़ा 4 इंटू 20 इंटू 16, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई पाई स्क्वायर, राइट। अब ये कितना हो जाएगा 80 इंटू 16। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम लोगों का आंसर आ जाएगा 6 8 जा 48, 1280 पाई स्क्वायर, राइट, 1280 पाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 डन। ठीक है, आप लोग भी ध्यान से देखना, जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप लोग ये वैल्यूज़ को देख लिया करो। मैंने पाई की वैल्यू पुट कर दी थी जबकि ज़रूरत थी नहीं, मुझे बाद में वो कन्वर्ट करना पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक अ ग्लास सरफेस एट अ ब्लूस्टर्स एंगल। चलिए ये तो हमारे पास सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। अब आप लोगों को याद है क्या होता था लॉ, कि अगर मैं किसी लाइट को डालती हूँ, राइट, अगर हम किसी भी लाइट को किसी भी सरफेस पे डालते हैं तो कुछ लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कुछ लाइट क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है। कुछ का रिफ्लेक्शन होता है और कुछ का रिफ्रैक्शन होता है। बट एक पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल पर हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ना, वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है और रिफ्लेक्टेड रे पार्शली पोलराइज्ड हो जाती है। ये लॉ कहता है। तो इन्होंने बोला कि इस एंगल पर क्या होगा, तो इस एंगल पर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे कम्प्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है एंड रिफ्रैक्टेड रे पार्शली पोलराइज्ड होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शली पोलराइज्ड, गलत। रिफ्लेक्टेड तो कम्प्लीटली पोलराइज्ड होती है। रिफ्रैक्टेड रे विल बी कम्प्लीटली पोलराइज्ड, नो। बोथ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कम्प्लीटली पोलराइज्ड, नहीं। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कम्प्लीटली पोलराइज्ड but reflected light will be partially polarized, तो that is option 4। ये लॉ कहता है कि एक पर्टिकुलर एंगल पर, अभी देखो मैंने इंसिडेंट रे दिया ना, तो कुछ लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन, कुछ लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन, और एक पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल पे ना मेरी रिफ्लेक्टेड रे तो पूरी तरह से पोलराइज्ड हो जाएगी और रिफ्रैक्टेड रे पार्शली पोलराइज्ड होगी। क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर। ऑप्शन है फॉर अ सोलर सेल द IV कैरेक्टरिस्टिक लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ गिवन ग्राफ, राइट, बिल्कुल सही बात है। जो आप लोगों का सोलर सेल होता है उसकी जो VI कैरेक्टरिस्टिक होती है वो इस तरह से होती है, राइट। सोलर सेल रिवर्स बाइसिंग में काम करता है और उसकी VI कैरेक्टरिस्टिक फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करती है, तो यस ऑप्शन ए करेक्ट है। इन अ रिवर्स बाइस PN जंक्शन डायोड द करंट मेजर्ड इज माइक्रो एम्पियर इज ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, नहीं। हम लोगों ने PN जंक्शन की वर्किंग पढ़ी है, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं जिसकी वजह से PN जंक्शन फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट को पास कर देता है। बट रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, जब हमारा PN जंक्शन रिवर्स बाइसिंग में होता है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को याद होगा क्या होता था, जब आप अपने डायोड को रिवर्स बाइसिंग में लगाते हो तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो जाती है, राइट। डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होने से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन क्रॉस ही नहीं कर सकते, बट जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो जंक्शन को क्रॉस कर देते थे, जिसकी वजह से बहुत 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 कम करंट हमारे डायोड में फ्लो होती है और हम मानते हैं कि रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो ही नहीं हो रही, क्योंकि वो बहुत ही कम होती है। क्यों होती है बहुत कम, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से वो फ्लो हो रही है। माइनॉरिटी मतलब बहुत कम। तो इन्होंने कहा कि रिवर्स बाइसिंग में जो करंट फ्लो हो रही है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हो रही है, ये तो गलत हो गया। तो ए ठीक है, बी गलत है, तो ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। तो हमारे 9th क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन 1। चलिए अब आपके 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन ग्राफ से ही मुझे पता चल रहा है ड्यूअल नेचर है। मुझे लगता है कि सभी को ड्यूअल नेचर तो अच्छे से कर लेना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि ड्यूअल नेचर के क्वेश्चन जनरली ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते हैं, ठीक है। और ड्यूअल नेचर के ग्राफ को तो आप लोगों को ऐसे सेट कर लेना चाहिए ना अपने दिमाग में। ड्यूअल नेचर से जनरली ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो ड्यूअल नेचर के अंदर हमारे पास 4 ग्राफ है, उन्हें एकदम अच्छे से लर्न कर लेना। द ग्राफ विच शो द वेरिएशन ऑफ 1/λ² एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये मेरे पास क्वेश्चन में कहा गया है कि ये मुझे ग्राफ शो करना है, ये मेरी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। ये लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करूँगी। तो हम लोगों ने पढ़ा था डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, राइट।
यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को ई से बोल रहे हैं तो हम लोग भी ई से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आप लोग देख रहे हो मुझे ग्राफ किसके बीच में बनाना है, 1/λ², जो कि वाई एक्सिस पे रखा गया है ना। वाई एक्सिस पे कितना रखा है, 1/λ²। तो पहले मैं स्क्वायर क्रिएट कर लेती हूँ, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। λ² h² / 2me। मुझे ग्राफ 1/λ² में बनाना है तो मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, तो इट बिकम 1/λ² = 2me/h²। डन। अब आप लोगों को इक्वेशन याद है क्या होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, y = mx + c, राइट। अब देखो y एक्सिस पे 1/λ² है, बिल्कुल y एक्सिस पे 1/λ² है, यहाँ पे प्लस में कुछ नहीं है तो इंटरसेप्ट मेरा 0 हो गया, राइट। अब x एक्सिस पे मुझे e रखना है, तो e के मल्टीपल में मेरा स्लोप होगा, ये कांस्टेंट है ना, 2 कांस्टेंट, m मास कांस्टेंट, h² भी कांस्टेंट, तो मेरा जो 1/λ² है वो कांस्टेंट इनटू a हो गया और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ओबे कर रहा है, तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, राइट। अब देखो कर्व है गलत, कर्व है गलत, कर्व है गलत, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, तो ऑप्शन कितने हो गया, 4th ऑप्शन हो गया। क्लियर हो गया बच्चों, कोई डाउट है क्या? तो आज हम लोगों ने जेईई मेंस के 2024 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी whose EMF is 10 volt and internal resistance 1 ohm when connected through an external resistance of 4 ohm as shown in figure। ओके, आप लोग देखें इस क्वेश्चन में मेरे पास एक बैटरी है 10 वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 4 ओम का, एंड मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल V से, राइट। एंड टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, EMF माइनस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। एज मैं हर बार आपको एक बात याद दिला रही हूँ, सारी न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अब आप लोग देखो मेरी बैटरी का EMF क्वेश्चन में कितना बोला है, 10। करंट क्वेश्चन में नहीं दिया, बट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है, 1 ओम। तो अभी मुझे क्या करना है, करंट को फाइंड करना है। अब करंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो। हमारे पास EMF कितना है, 10 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये टोटल रेजिस्टेंस आप लोग देखो, ये जो मेरा 4 ओम का रेजिस्टेंस है वो इसके साथ कौन से कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में। और अगर नहीं भी पहचान रही हैं तो आपको पता ही है हमारे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस से हमेशा सीरीज कनेक्शन में होता है। तो 4 + 1 5, राइट। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास करंट कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। तो अब मेरे पास V का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 10 - 2 दैट मीन्स 8 वोल्ट। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है 8 वोल्ट का, ऑप्शन 3, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं सिर्फ फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, टोटल करंट निकाली है तो EMF अपॉन टोटल R, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें बस ये याद रखिएगा कि कंप्लीट सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है, तो एक्सटर्नल R प्लस इंटरनल R, डन। चलिए अब देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 को। The quantity which have same dimension as those of solid angle। ओके, मुझे यहाँ पर डायमेंशन कैलकुलेट करना है और किसका निकालना है, सॉलिड एंगल का। तो पहले मैं सॉलिड एंगल का चेक कर लेती हूँ कि डायमेंशन क्या है, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ज़रा सॉलिड एंगल का हम लोग फॉर्मूला देख लें। आपके पास सॉलिड एंगल का क्या होता है, A/r², राइट। यही होता है ना सॉलिड एंगल का फॉर्मूला, एरिया अपॉन R²। एरिया की यूनिट कितनी होती है, मीटर स्क्वायर, राइट। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, L²। रेडियस का भी डायमेंशन क्या होता है, L, ये भी L²। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो मेरा जो सॉलिड एंगल है वो क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब मुझे चेक करना है इनमें से कौन सा डायमेंशन लेस होगा। तो सबसे पहले स्ट्रेन को चेक करते हैं।
आप लोगों को स्ट्रेन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ऊपर भी लेंथ, नीचे भी लेंथ, तो यहाँ पर भी आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया, तो ये तो करेक्ट है। एंगल, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, राइट। आर्क की डायमेंशन L, रेडियस की डायमेंशन L, तो ये भी क्या हो गया? डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गया। तो आपका ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आप लोगों को डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ तो वैसे भी लर्न कर लेनी चाहिए। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है, तो अगर आप लोग याद कर लें कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ डायमेंशन लेस है, तो शायद आपका ये टाइम भी बच जाएगा जो मैंने सॉल्व किया है। आपको नीट के एग्ज़ाम में कोशिश करनी है जितना ज़्यादा टाइम सेव हो सके उतना ज़्यादा टाइम सेव कर लो। तो अगर आपको याद है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो उसमें सॉलिड एंगल आ जाता, स्ट्रेन और एंगल आ जाता, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते थे। ठीक है, तो वैसे मैंने आपको सॉल्व करना भी बता दिया है। कभी कभी होता है कि हमें याद भी नहीं रहती ये चीज़ें, तो आप लोग चेक भी कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर मेरे पास एक सोलिनॉइड है, यहाँ पर मेरे पास सोलिनॉइड 2 है, एंड डायग्राम में हमें दिख रहा है कि हमारा जो मैग्नेट है ना वो सोलिनॉइड 1 से दूर जा रहा है एंड सोलिनॉइड 2 की तरफ जा रहा है। आप देख रहे हैं सैरो को, तो हम मैग्नेट को ऐसे लेकर आ रहे हैं, तो सोलिनॉइड 1 से दूर जा रहा है एंड सोलिनॉइड 2 के पास आ रहा है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? इंडक्शन। इन द अबव डायग्राम ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट is moving towards solenoid 2 from solenoid 1, जैसा मैंने कहा। The direction of induced current, ओके, हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी है सोलिनॉइड 1 में एंड सोलिनॉइड 2 में। तो हमें पता है कि हमारा जो इंड्यूस करंट होता है वो नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ जाता है, राइट। आपकी जो करंट होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। तो मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि सोलिनॉइड में नॉर्थ पोल कहाँ बन रहा है एंड साउथ पोल कहाँ बन रहा है। तो देखिए, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा पोल की जनरेट होगा? साउथ पोल। हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं, राइट, कि जब नॉर्थ पोल दूर जाता है तो वहाँ पे क्या क्रिएट होता है? साउथ पोल। और अगर यहाँ साउथ पोल है तो यहाँ पे कौन सा जनरेट हो जाएगा? नॉर्थ पोल। अब इसकी बात करते हैं, साउथ पोल पास आ रहा है, जब पास आता है तो जो पोल होता है सेम जनरेट हो जाता है, सही है ना। हमने पढ़ा है ना, जब मैग्नेट दूर जाती है तो अपोजिट पोल क्रिएट होता है, जब मैग्नेट पास आती है तो सेम पोल जनरेट होते हैं। ये याद करने का तरीका है, याद कर लो। जब मैग्नेट दूर जाए तो जो भी पोल दूर जा रहा है उसका अपोजिट पोल जनरेट कर दें, जब मैग्नेट पास आ रहा है तो सेम पोल को जनरेट कर दें। तो इधर साउथ तो इधर नॉर्थ ही होगा। अब मैंने कहा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ पोल होती है, तो आपकी जो करंट है वो ऐसे नॉर्थ से जाएगी और साउथ की तरफ, राइट। तो करंट क्या करेगी? A to B, A to B, A to B, B to A नहीं है, B to A नहीं है, तो इनमें से कोई ऑप्शन होगा। अब करंट क्या करती है? नॉर्थ टू साउथ पोल जाएगी, राइट, तो D से C की तरफ जाएगी, तो ऑप्शन 1 क्लियर हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था, तो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट चैप्टर के क्लियर कर लेंगे तो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए बस फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रोड। ओके, आपके पास एक रॉड है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, तो मुझे कैपिटल I दिया गया है। The movement of inertia of thin rod about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod is 2400 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दी लेंथ, मुझे लेंथ निकालना है एंड मास कितना दिया गया है? 400 ग्राम। चलिए अब आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए, राइट। जैसा कि मैं बोल रही हूँ बाबा फॉर्मूले याद कर लो। तो यहाँ पर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mL²/12। फॉर्मूला याद रखें, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा देखिए, सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, तो जो भी मेरी लेंथ आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी एंड ऑप्शन में सभी सेंटीमीटर में है, तो मैं कन्वर्ट भी नहीं कर रही हूँ। तो I की वैल्यू 2400, M मेरे पास है 400
एल स्क्वायर कैलकुलेट करना है अपॉन 12। 2 0 से 2 0 कट कर देते हैं, 4 6 24, 6 इंटू 12 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, राइट। तो ये आएगा 6 इंटू 12 को मैं कितना लिख सकती हूँ, 6 इंटू 2, तो 6 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 2 बचेगा, राइट। तो हम लोग आंसर चेक करें, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, राइट। तो आप लोग देखो, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर राउंड ऑफ में 7 के नियर अबाउट आएगा, राइट। एंड 7 कोई ऑप्शन में नहीं है। चलिए बच्चों, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 इंटू 1.414। तो जब आप लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो 8.48, दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो नियरली 8.5 आएगा, राइट। ओके, तो हमारा आंसर नियरली 8.5 आया है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, 1। तो आंसर इज ऑप्शन 1। डन, क्लियर है। तो आप लोग ज़रा कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लेना सारे क्वेश्चंस को लेकर। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, राइट। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, इफ x इज इक्वल्स टू 5 sin pi t प्लस पाई बाई 3 मीटर represent the motion of particle executing simple harmonic motion। SHM की बात की जा रही है, तो पहले मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देती हूँ, और आप लोगों को स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की। द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड आर, तो मुझे एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है एंड टाइम पीरियड। अब मैं क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी है ना, अब मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। चलो, अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो। एम्पलीट्यूड कितना मिल गया, 5 मिल गया, राइट। ये हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ये आपका एम्पलीट्यूड देता है, टी के मल्टीपल में ओमेगा होता है, और ये मेरा फेज एंगल होता है। तो मेरे पास साइन की मल्टीपल में जो है वो एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पे साइन के मल्टीपल में 5 है, तो 5 मेरा एम्पलीट्यूड हो गया। तो 5 मीटर 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे मीटर लिखा था ना, तो हमें मीटर चेक करना है, तो ऑप्शन 1 और 3 तो कट हो गया। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। टाइम पीरियड चेक कर लेते हैं। तो टी के मल्टीपल में ओमेगा होता है, यहाँ पर टी के मल्टीपल में पाई है, तो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई। ऑन कंपैरिजन, है ना, टी के मल्टीपल में ओमेगा है, टी के मल्टीपल में पाई है, तो ओमेगा किसके इक्वल हो गया, पाई के इक्वल हो गया। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो पाई से पाई को कट कर दो, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकेंड। तो ऑप्शन 2, 5 मीटर एम्पलीट्यूड था हमारे पास, एंड हम लोगों ने टाइम पीरियड कितना निकाल दिया, 2 सेकेंड। था ना, देखिए कितना ईजी क्वेश्चन, इसमें तो कुछ करना भी नहीं था, बस स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करना था। चलिए अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द मास ऑफ प्लैनेट इज 1/10 दैट ऑफ अर्थ and its diameter is half that of earth, the acceleration due to gravity on that planet। मुझे acceleration due to gravity कैलकुलेट करनी है, that means gravitation chapter। तो acceleration due to gravity का फॉर्मूला क्या होता था, for earth कैपिटल G mass of earth upon radius of earth का square, that is the acceleration due to gravity for earth। अब अगर मुझे planet के लिए निकालना है तो कैपिटल G तो कांस्टेंट होता है। अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, मास ऑफ प्लैनेट। अब ये क्या होगा, प्लैनेट की रेडियस का स्क्वायर। सही कह रही हूँ। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मास है प्लैनेट का वो 1/10 है मास ऑफ अर्थ के। दैट मीन्स प्लैनेट का मास अर्थ के मास के 1/10 है। एंड क्वेश्चन में क्या कहा है, जो हमारे प्लैनेट का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर के हाफ है।
अर्थ के डायामीटर के हाफ। तो पहले मैं डायामीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर देती हूँ यहाँ पर पुट करने के लिए। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस बाई 2, राइट। डायमीटर इज इक्वल्स टू रेडियस का डबल, सॉरी बच्चों, हमारा जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो इट बिकम 2RE अपॉन 2, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। मैंने डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे पुट करने के लिए डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस है, अर्थ का डायमीटर ट्वाइस ऑफ अर्थ रेडियस है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब मैं प्लैनेट के मास को और प्लैनेट के रेडियस को यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट कैपिटल G, प्लैनेट का मास मेरे पास है अर्थ का मास अपॉन 10, प्लैनेट का रेडियस है अर्थ का रेडियस अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। तो अब आप इसे क्या लिखेंगे, कैपिटल G कैपिटल ME अपॉन 10 RE का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी और इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लैनेट कितना हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल ME अपॉन RE का स्क्वायर इंटू 4 अपॉन 10। अब आप लोग देखो, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ है, तो इस पूरे को मैं क्या पुट करूँगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ इंटू 4 अपॉन 10। अब अर्थ का ग्रेविटी कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ कितना होता है, 9.8, एंड कैलकुलेशन के लिए हम उसे 10 भी ले लेते हैं। तो 10 से 10 कट कर दूं तो मेरे पास जो GP की वैल्यू है वो 4 के आसपास आनी चाहिए। तो 4 के आसपास जो हमारे पास आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है, जल्दी चेक करो। ओके, ये 4.9 भी है और 3.92 भी है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि हम एक बार सही से चेक कर लें कि आंसर क्या है, तो आप लोग क्या करो, अभी मैंने जो कैलकुलेशन की थी यहाँ पर इससे पहले वो ऐसे था, GP इज इक्वल्स टू GE इंटू 4/10। तब आप लोग इसे 9.8 रख कर ही चेक कर लो, ठीक है। अगर आप लोगों को लगे कि कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है, इनमें से कौन सा आंसर है, तब आप लोग इसे पुट करके चेक कर लो, 3.92 ही आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार आपके लिए। चलिए, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 39.2 डिवाइडेड बाई 10, इट बिकम 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन 4 है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 17, अ हॉरिजेंटल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ए एज शोन इन फिगर। बिल्कुल, ये 10 न्यूटन का फोर्स आप लोग लगा रहे हो उस ब्लॉक पे जिसका मास 2 kg है। द मास ऑफ ब्लॉक ए इज 2 kg एंड बी का 3 kg है। द ब्लॉक स्लाइड ओवर फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन बी, तो ए वाला ब्लॉक बी पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे फोर्स लगाना है जो ए ब्लॉक बी पे लगा रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स मुझे किस पे चेक करना है, बी ब्लॉक पे चेक करना है। एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम किस पर फोर्स चेक करना चाहते हैं, बी ब्लॉक पे फोर्स चेक करना चाहते हैं। तो आप बी ब्लॉक का मास लेंगे, ए का नहीं लेंगे। ओके, तो मास कितना आ जाएगा 3, एक्सेलरेशन तो मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये जो फोर्स है वो एंटायर सिस्टम पे लग रहा है ना। अभी मैंने बोला फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, m इंटू ए। ये फोर्स 10 न्यूटन है जो एंटायर सिस्टम पे लग रहा है, तो मास अब आप लोग एंटायर सिस्टम का लेंगे। क्लियर हो गया, कब कौन सा मास लेना है आप लोग ध्यान देख रहे हो ना। अभी मैं एंटायर सिस्टम के फोर्स की बात कर रही हूँ, तो एंटायर सिस्टम का मास लेंगे तो 3 + 2 आप लोग 5 लेंगे। तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 आ गया, राइट। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर जो मुझे फोर्स निकालना है वो बी ब्लॉक पे फोर्स निकालना है। तब मैं यहाँ पर जो मास ले रही हूँ वो सिर्फ बी ब्लॉक का ले रही हूँ। तो एक्सेलरेशन मेरे पास 2 है, तो फोर्स मेरे पास कितना आ गया, 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं।
अब हाँ आप लोग डायग्राम देख के ही समझ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 थर्मोडाइनमिक्स है। ए थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCDA, ओके साइक्लिक प्रोसेस है। वर्क डन बाय गैस, सिर्फ BC पाथ के लिए पूछा है, एंटायर साइक्लिक प्रोसेस के लिए नहीं पूछा। अगर एंटायर साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क पूछते तब हम लोग क्या करते, इसका एरिया निकाल देते, है ना, एरिया निकाल देते, रेक्टेंगल शेप बन रहा है, लेंथ इनटू ब्रेथ कर देते। बट फिलहाल तो सिर्फ B से C के लिए पूछा है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। B पर वॉल्यूम 400, C पर भी वॉल्यूम 400, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। आइसोकोरिक प्रोसेस है, राइट। यहाँ पर वॉल्यूम देख रहे हो ना, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा। B पर वॉल्यूम 400, C पर भी वॉल्यूम 400, एंड जब वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो वर्क डन कितना होता है, 0। क्लियर हो गया। चलिए, तो इस क्वेश्चन को तो हमें सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, है ना। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। नीट में फिजिक्स से क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बहुत इजी हैं, बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट, एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, राइट। हमारे एटम्स क्या होते हैं, न्यूट्रल, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। आप कह सकते हो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है, दैट्स फाइन। एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, ये गलत है। सारे एलिमेंट के एटम स्टेबल नहीं होते हैं, कुछ तो रेडियो एक्टिव भी होते हैं ना, तो रेडियो एक्टिव एटम तो स्टेबल नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, सॉरी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन 3। चलिए तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, अगेन हमारा रेडियो एक्टिव चैप्टर। ओके, यहाँ पर मेरे पास 82 एटॉमिक नंबर 290X है और मुझे क्या सबसे पहले निकालना है, अल्फा पार्टिकल। तो जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो एटॉमिक नंबर में 2 से डिक्रीमेंट आता है एंड मास नंबर से 4 से, तो 290 में से 4 माइनस करेंगे तो 286 आ जाएगा, राइट। अब जो भी, अच्छा ओके, क्वेश्चन कह रहा है वाई बनेगा। अब इधर से E पॉजिटिव निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, E पॉजिटिव निकालना है तो आप लोग 1 से इंक्रीमेंट, सॉरी डिक्रीमेंट कर देंगे, तो 79 एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होगा, तो अब ये बन गया Z। अब क्या करना है, बीटा पार्टिकल निकालना है। जब हम लोग बीटा पार्टिकल निकालते हैं तो एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड मास नंबर में अगेन कोई चेंज नहीं होगा, तो इट बिकम 80p286। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग E नेगेटिव निकालना है, तो यहाँ पर 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, राइट। तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, 81 to 86, ऑप्शन नंबर 4। डन, क्लियर। बस याद रखना है कि एटॉमिक नंबर में कब चेंजेस आएंगे एंड मास नंबर में कितने चेंजेस आएंगे। तो 2024 के क्वेश्चन पेपर में अब तक हम लोग 1 से 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर वॉच करें। आज के लिए इतना, थैंक यू।